ये एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट है। आपको इमरजेंसी शेल्टर रिलोकेशन के लिए चुना गया है। तबाही की शुरुआत हो चुकी है। आसमान से लगातार आग बरस रही है। कॉमेट का वो टुकड़ा टकराया है फ्लोरिडा से और माना जा रहा है कि ये दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है। क्लार्क का सबसे बड़ा टुकड़ा कुछ ही मिनटों में टकराने वाला है। वेलकम बैक दोस्तों। जॉन गैरिटी जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे रेडियो से पता चलता है कि कल एक कॉमेट अर्थ के काफी नजदीक से गुजरने वाला है, लेकिन उसका अर्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ देर बाद जॉन घर पहुंचता है। यह है उसकी वाइफ एलिसन और उसका बेटा नेथन, जिसे डायबिटीज है। अगले दिन जॉन के घर पर एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें उसके पड़ोसी आने वाले हैं। जॉन कुछ सामान लेने के लिए अपने बेटे नेथन के साथ स्टोर जाता है। स्टोर पहुंचकर जॉन और नेथन देखते हैं कि कई सारे फाइटर जेट्स उनके शहर के ऊपर से जा रहे हैं। जॉन स्टोर से सामान लेने लगता है, तभी उसके फोन पर एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है और कुछ सेकंड बाद होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से उसे फोन आता है कि गवर्नमेंट ने उसे, उसकी वाइफ एलिसन और उसके बेटे नेथन को शेल्टर रिलोकेशन के लिए चुन लिया गया है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत नेथन को लेकर घर की तरफ निकलता है। उसके घर पर कुछ लोग आ चुके हैं जो कॉमेट को टीवी में देख रहे हैं। कॉमेट का एक छोटा सा हिस्सा कुछ ही देर में अर्थ से टकराने वाला है। असल में अभी जो इन लोगों को पता है उसके मुताबिक कॉमेट का छोटा सा हिस्सा समुद्र पर जाकर गिरेगा, जिससे कुछ भी असर नहीं होने वाला। जॉन एलिसन को प्रेसिडेंशियल अलर्ट और शेल्टर रिलोकेशन के बारे में बताता है। एलिसन को लगता है कि ये बस एक टेस्ट है और कुछ नहीं। तभी वो दोनों देखते हैं कि मिनी कॉमेट अर्थ पर तेजी से गिरता है, लेकिन समुद्र में कॉमेट का ना के बराबर इम्पैक्ट होता है। तभी उन लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जॉन बाहर जाकर देखता है और कुछ सेकंड बाद एक खतरनाक शॉक वेव उसके टाउन से होकर गुजर जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि जो कॉमेट समुद्र में जाने वाला था वो वहां न जाकर फ्लोरिडा से टकरा चुका है, जिससे एक सेकंड में पूरा का पूरा शहर गायब हो गया। जॉन के पास फिर से प्रेसिडेंशियल अलर्ट और होमलैंड सिक्योरिटी से फोन आता है और जो बात उसे फोन पर बताई जा रही है वो उनकी टीवी पर भी शो होने लगती है। दोस्तों, ये अलर्ट सिर्फ जॉन के फोन पर आ रहा है। बाकी के लोगों को ऐसा कोई भी अलर्ट या शेल्टर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है। जॉन को एयरपोर्ट का नाम, टाइमिंग और एक QR कोड दिया जाता है। बाकी के लोग ये अलर्ट देखकर घबरा जाते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जॉन और एलिसन बैग पैक करना शुरू करते हैं और नेथन की महीने भर की मेडिसिन भी रख लेते हैं। वो तीनों घर से निकल रहे होते हैं, तभी उनके पड़ोसी भी उनके साथ चलने को बोलते हैं। एक लेडी तो बस अपनी बेटी को ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन जॉन मजबूरन है, वो किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। दोस्तों, गवर्नमेंट ने लोगों को एक झूठी खबर दी थी कि कॉमेट सिर्फ अर्थ के पास से होकर गुजर जाएगा, लेकिन हकीकत में वो कॉमेट अर्थ पर ही टकराने वाला है, जो कि पूरे अर्थ को तबाह करके रख देगा। दोस्तों, जो कॉमेट फ्लोरिडा में टकराया वो बस एक छोटा सा पार्ट था। अभी मेन कॉमेट आना बाकी है। एयरपोर्ट पर जाते वक्त जॉन देखता है कि लोग एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। स्टोर्स को लूटा जा रहा है। नेथन बैग में से ब्लैंकेट निकालते वक्त अपनी मेडिसिन वाला बैग गलती से बाहर निकाल देता है। जॉन जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचता है। वो लोग अपना सामान लेते हैं और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन नेथन की मेडिसिन कार में ही रह जाती है। एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद हैं। आर्मी वाले सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दे रहे हैं जिन पर प्रेसिडेंशियल अलर्ट वाला QR कोड है। थोड़ी मशक्कत के बाद जॉन QR कोड दिखाकर अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट में एंटर हो पाता है। उन तीनों को एक बैंड दिया जाता है। बिना इस बैंड के वो प्लेन में नहीं चढ़ सकते। इसके बाद उन्हें एक छोटा सा बैग दिया जाता है। सिर्फ उस बैग में जितना सामान आ सकता है उतना सामान ही वो अपने साथ ले जा सकते हैं। जॉन और एलिसन मिले हुए बैग में अपना सामान डाल रहे होते हैं। तभी एलिसन को पता चलता है कि नेथन की दवाई वाला बैग गायब हो चुका है। नेथन अपनी मॉम को बताता है कि उसने रास्ते में बैग से ब्लैंकेट निकाला था। जॉन समझ जाता है कि मेडिसिन कार में ही रह गई है। जॉन एक ऑफिसर से पता करता है कि प्लेन 15 मिनट में टेक ऑफ करने वाला है। वो एलिसन को कहता है कि तुम नेथन को लेकर प्लेन में चले जाना, मैं उसकी मेडिसिन लेकर तुम्हें वहीं मिलूंगा। जॉन एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। यहाँ एयरपोर्ट पर एलिसन
एक ऑफिसर को दवाई वाली बात बताती है। तभी कुछ ऑफिसर उसे और एलिसन को अपने सीनियर के पास ले जाते हैं। सीनियर ऑफिसर उसे कहती है कि किसी भी सीरियस बीमारी वाले पेशेंट को प्लेन में जगह नहीं मिल सकती। एलिसन उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन बात नहीं बनती। दूसरी तरफ जॉन कार से मेडिसिन लेकर एयरपोर्ट पर वापस आ जाता है। वो अपनी फैमिली को ढूंढते हुए प्लेन में चढ़ जाता है। जॉन को प्लेन में एलिसन और नेथन नजर नहीं आते। तभी उसे अपने पास बैठे आदमी से पता चलता है कि डायबिटिक पेशेंट को प्लेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये बात सुनकर जॉन प्लेन के मेन गेट को खुलवाता है और उस पर से उतर जाता है। इसके अलावा वहाँ पर कई सारे लोग सिक्योरिटी तोड़कर प्लेन की तरफ भागने लगते हैं। आर्मी वाले उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस भगदड़ में कई लोग मारे जाते हैं और जिस पाइप से प्लेन में फ्यूल डाला जा रहा होता है वो फ्यूल नीचे बहने लग जाता है और जैसे ही उस पर बुलेट का स्पार्क लगता है फ्यूल में आग लग जाती है और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। लकीली उस वक्त तक जॉन प्लेन से काफी दूर जा चुका होता है। दोस्तों एलिसन और नेथन जो अब एयरपोर्ट से बाहर हैं वो भी ये ब्लास्ट देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जॉन उस प्लेन में था या नहीं। अकस्माती जॉन को वही ऑफिसर मिल जाता है जो एलिसन को बाहर की तरफ ले गया था। उससे जॉन को ये पता चल जाता है कि एलिसन और नेथन एयरपोर्ट के बाहर जा चुके हैं। एलिसन नेथन को लेकर अपनी कार की तरफ जाती है। वो जॉन को मैसेज भेज देती है कि वो नेथन को लेकर अपने डैड के घर जा रही है। कुछ देर बाद जॉन भी कार के पास पहुंचता है और उसे कार के पास एक नोट मिलता है जो एलिसन ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें उसने अपने डैड के घर जाने की बात लिखी हुई है। जॉन एलिसन को कॉल करता है लेकिन उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। सो दोस्तों सिचुएशन ये है कि जॉन को पता है कि एलिसन और नेथन सेफ हैं, लेकिन एलिसन को जॉन के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस उम्मीद कर रही है कि जॉन सेफ रहे। रास्ते में एलिसन को एक फार्मेसी नजर आती है जिसमें से लोग सामान लूट कर ले जा रहे हैं। एलिसन भी नेथन की दवाई को वहां से लेती है। तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। एलिसन कैसे भी करके उन गुंडों से बचकर नेथन को लेकर वहां से सेफली निकल जाती है। फार्मेसी के बाहर उसे एक ओल्ड कपल मिलते हैं जो एलिसन को उसके डैड के शहर तक छोड़ सकते हैं। एलिसन कार में अपने बेटे को दवाई देती है। कुछ देर बाद ओल्ड कपल को पता चलता है कि एलिसन और नेथन के हाथ में वो बैंड है जिससे प्लेन में चढ़ा जा सकता है। एलिसन उन लोगों को बताती है कि नेथन को डायबिटीज है इसलिए उन्हें प्लेन में चढ़ने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जॉन को भी एलिसन के डैड के शहर तक के लिए लिफ्ट मिल जाती है। वो भी मिनी ट्रक में बैठकर उस शहर की तरफ निकल पड़ता है जिस तरफ एलिसन और नेथन जा रहे हैं। जॉन को ट्रक में बैठे एक आदमी से पता चलता है कि कुछ पायलट्स हैं जिनको शेल्टर के बारे में पता है जो अगले दिन कनाडा से निकलने वाले हैं। इसके अलावा वो आदमी जॉन को बताता है कि गवर्नमेंट ने लोगों को उनके काम के हिसाब से चुना है। सिर्फ उन्हीं लोगों को शेल्टर दिया जा रहा है जो इस दुनिया को खत्म होने के बाद दोबारा बना सकेंगे। इस तरफ एलिसन जिसके साथ जा रही है उस आदमी के इरादे बैंड को देखकर डगमगा जाते हैं। वो अपनी कार साइड में रोकता है, एलिसन को कार से बाहर निकालता है और उसके बैंड और नेथन को लेकर वहां से चला जाता है और एलिसन अपने बेटे को बचाने में नाकामयाब रहती है। जॉन के हाथ पर लगे बैंड पर भी ट्रक में बैठे कुछ बदमाशों की नजर पड़ती है। जॉन उनको समझाने की कोशिश करता है कि इस बैंड से वो प्लेन में नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन वो बदमाश जबरदस्ती जॉन से बैंड लेने की कोशिश करते हैं जिससे जॉन की उनसे फाइट होती है और इस फाइट के चलते वो सब ट्रक से नीचे गिर जाते हैं। जॉन ना चाहते हुए भी उस बदमाश को मार देता है जो उसके लिए खतरा बन रहा था। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। इधर एलिसन को कुछ लोग अपनी वैन में लिफ्ट देते हैं जो उसे नॉक्सवेल एयरपोर्ट तक छोड़ सकते हैं जहां भी वो ओल्ड कपल नेथन को ले गए हैं। ओल्ड मैन नेथन को समझाता है कि अगर तुम्हें सेफ रहना है तो ऑफिसर के पूछने पर तुम्हें हमको अपना पेरेंट्स बताना होगा। इसके बाद ओल्ड मैन अपनी वाइफ और नेथन को लेकर एयरपोर्ट एंट्रेंस पर पहुंचता है। वो एयरपोर्ट पर ऑफिसर को कहता है कि हमें सेलेक्ट किया गया है और हमारे पास बैंड भी है। इससे पहले वो नेथन को लेकर एयरपोर्ट पर जाए, नेथन ऑफिसर को सब सच बता देता है कि ये लोग उसके पेरेंट्स नहीं हैं। ऑफिसर नेथन को उन दोनों से अलग करता है और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर
निकाल दिया जाता है। कुछ देर बाद एलिसन भी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहाँ एक लेडी ऑफिसर एलिसन को बताती है कि उनके पास काफी लापता बच्चे हैं जो कैंप साइड में हैं। एलिसन काफी देर तक एक वॉलेंटियर के साथ नेथन को ढूंढने लगती है और कई सारे कैंप में ढूंढने के बाद आखिरकार उसे नेथन मिल ही जाता है। दोस्तों वहाँ के डॉक्टर ने नेथन को मेडिसिन पहले ही दे दी थी और वो डॉक्टर एक हफ्ते की दवाई भी एलिसन को दे देते हैं, जिसके लिए एलिसन उसका बहुत शुक्रिया करती है। सुबह होती है। जॉन एलिसन के डैड के घर तक पहुंच चुका है। उसका नाम डेल है। जॉन को डेल से पता चलता है कि अभी तक एलिसन और नेथन यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब जॉन के पास भी इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसन अपने बेटे के साथ मिलिट्री बस से उतर रही है। बस से उतरने के बाद वो अपने डैड के घर पर फोन कर अपनी लोकेशन को बता देती है। डेल और जॉन तुरंत मेन रोड की तरफ जाते हैं, जहाँ उन दोनों को आखिरकार एलिसन और नेथन मिल ही जाते हैं। जॉन अपनी फैमिली को वापस पाकर राहत की सांस लेता है। वो सब डेल के घर जाते हैं और खाना खाते हैं। जॉन को न्यूज से पता चलता है कि अगले 24 घंटे में कॉमेट क्लार्क अर्थ से टकराएगा और पूरी की पूरी दुनिया को नष्ट करके रख देगा। सरकार ने कुछ शेल्टर्स ग्रीनलैंड में बनाए हैं ताकि पूरी इंसानियत को खत्म होने से बचाया जा सके। तभी जॉन को याद आता है कि कनाडा में एक एयर स्ट्रिप है जहाँ से लोगों को शेल्टर में ले जाया जा रहा है। जॉन और एलिसन वहां जाने की तैयारी करते हैं। जॉन डेल को भी अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन डेल इस घर को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो जॉन के साथ चलने से मना कर देता है। तभी एक और छोटा सा कॉमेट उनके शहर के पास गिरता है, जिसकी शॉक वेव भी बहुत खतरनाक होती है। जॉन एलिसन और नेथन के साथ वहां से निकलता है। एलिसन को अपने डैड को यूं छोड़कर जाना बहुत दुख देता है। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद उन्हें हाईवे पर काफी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आती हैं, क्योंकि प्लेन हाईवे पर क्रैश हो चुका है। तभी रेडियो पर अलर्ट आता है कि अभी जॉन जिस जगह पर है वहाँ पर जलता हुआ मलबा नीचे गिरने वाला है। भाई जैसे ही रेडियो पर अलर्ट रुकता है, वैसे ही आसमान से आग के गोले नीचे गिरने शुरू होते हैं। मानो ऐसा है जैसे किसी ने एक जगह पर कई सारे बम के गोले दाग दिए हों। जॉन और बाकी सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं ताकि पेड़ों से वो बच सके, लेकिन ये आग के गोले इतने विनाशक हैं कि इनके आगे कुछ भी टिक नहीं पा रहा है। जॉन अपनी कार से निकलकर एलिसन और नेथन को एक ब्रिज के नीचे ले जाता है। तभी जॉन देखता है कि एक आदमी जलती हुई कार में फंसा हुआ है। जॉन रिस्क लेकर उसे कार से बाहर निकालता है और ब्रिज के नीचे ले जाता है। दोस्तों अभी जो सिचुएशन जॉन और उसकी फैमिली ने फेस करी है, उसे सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन किया जा सकता है। इसे कहते हैं प्रलय आना। जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है, जॉन अपनी फैमिली के साथ अपना सफर कंटिन्यू करता है और कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद वो कनाडा के उस एयर स्ट्रिप पर पहुंच जाते हैं जहां से लास्ट प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। जॉन अपना ट्रक प्लेन के आगे खड़ा कर देता है। पायलट प्लेन से बाहर निकलता है। जॉन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और उसकी फैमिली को भी ग्रीनलैंड में बने शेल्टर में ले चले। पायलट उसे कहता है कि प्लेन ओवरलोड हो चुका है, अब हम और पैसेंजर को नहीं ले जा सकते। जॉन भी उसे कहता है कि अगर वो उसकी फैमिली को नहीं ले गया तो वो अपना ट्रक रनवे से नहीं हटाएगा, इसलिए मजबूरन पायलट उन तीनों को ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों प्लेन को टेक ऑफ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन पायलट उसे उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह उन लोगों की ग्रीनलैंड में होती है। कुछ देर बाद ही प्लेन से काफी दूर एक कॉमेट का छोटा सा हिस्सा जमीन से टकराता है, जिसकी शॉक वेव से प्लेन पर इतना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है कि उसका इंजन फेल हो जाता है। पायलट अपना पूरा दम लगाकर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं, लेकिन लैंडिंग के दौरान प्लेन का आगे वाला हिस्सा एक बर्फीले पहाड़ से जा टकराता है, जिससे प्लेन में बैठे सभी लोग तो सेफ बच जाते हैं, लेकिन पायलट्स आइसबर्ग के नीचे आकर मर जाते हैं। फॉर्चुनेटली प्लेन जहां लैंड हुआ है वहां से शेल्टर ज्यादा दूर नहीं है। कुछ मिलिट्री ट्रक्स उन सभी लोगों को शेल्टर तक ले जाते हैं। दोस्तों जॉन उस कॉमेट को अर्थ की तरफ तेजी से आते हुए देखता है जो इस दुनिया को खत्म करने वाला है। वो सब लोग शेल्टर में जाते हैं और शेल्टर के सारे मेन डोर्स एयर टाइट लॉक बंद कर दिए जाते हैं और दोस्तों कॉमेट अर्थ से टकरा जाता है, जिसकी शॉकवेव इतनी भयानक होती है मानो जैसे शेल्टर के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आ गया हो। जब इस भूकंप की आवाज थम जाती है तब इस दुनिया का हाल ऐसा होता है जैसे यहाँ कई हजारों साल से कोई भी जीवन पनपा ही ना हो। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही, शहर के शहर धूल में मिल जाते हैं।
पूरे 9 महीने बाद शेल्टर का मेन डोर खोला जाता है और उन सब लोगों को एक ऐसी दुनिया नजर आती है जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी ना सोची हो। धीरे धीरे कई सारे कंट्री के शेल्टर में बसे लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और अपनी खैरियत की खबर देते हैं। दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक और नई सर्वाइवल स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।